साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि पटना में जिस डॉक्टर सुरभि राज की हत्या हुई थी, उसकी हत्या उसके पति ने ही करवाई थी, ऐसा पुलिस का कहना है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, हाल में मैंने पटना में डॉक्टर सुरभि राज के कत्ल पर वीडियो बनाया था। 22 मार्च 2025 को जब पूरा बिहार दिवस मना रहा था, उसी दिन शाम के समय अगमकुआं थाना क्षेत्र है पटना में, वहाँ एक धनुकी मोड़ है और वहाँ एक निजी अस्पताल है, नर्सिंग होम है, एशिया हॉस्पिटल। उसकी डायरेक्टर डॉक्टर सुरभि राज की हत्या कर दी गई। चेंबर में ही हत्या हुई और बहुत घायल स्थिति में उन्हें पटना के एम्स में भर्ती कराया गया। यहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया और पुलिस के मुताबिक उन्हें कुल 7 गोलियां मारी गई थी। उसी दिन मेदांत हॉस्पिटल से कुछ डॉक्टर आए थे इस नर्सिंग होम में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए, और उस दिन कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी हुआ, ट्रेनिंग भी हुई, लेकिन किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुआ और इतनी बड़ी वारदात को इस हॉस्पिटल में अंजाम दे दिया गया। बाद में सुरभि राज का खून से लथपथ शरीर कर्मचारियों ने देखा और तब पुलिस को सूचना दी गई। साथियों, ये जब तफ्तीश शुरू हुई थी तो उसके बहुत सारे कोण थे। जैसा हर मर्डर केस में होता है, पुलिस सभी कोणों पर तलाश लेती है। एक कोण ये भी था कि बिहार में रंगदारी टैक्स अपराधी लेते हैं, प्रोटेक्शन मनी लेते हैं। कोई भी आप व्यवसाय शुरू कीजिए, चाहे वो छोटी सी जलेबी की दुकान हो या बड़ा सा नर्सिंग होम हो, कोई कोचिंग संस्थान हो, उससे उस इलाके के जो अपराधी रहते हैं वो रंगदारी टैक्स मांगते हैं, प्रोटेक्शन मनी मांगते हैं, और यदि आप उन्हें देने से इनकार कर देते हैं तो हत्या की जा सकती है, आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर बम फेंका जा सकता है, गोलियां चलाई जा सकती है, आपका अपहरण हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये भी एक एंगल था। एक एंगल ये आ रहा था कि शायद इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कर्ज ले रखा था, लोन ले रखा था, और उनके जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं, लोन को वापस लेने वाले, उन लोगों ने ऐसी हत्या की हो। बहुत सारी बातें थी, और जो कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। चूंकि राजधानी में भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक सनसनीखेज हत्या हुई थी, तो इसमें राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बनी थी, नेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया था। अब जाकर पटना पुलिस कह रही है कि इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सुरभि राज का हस्बैंड है, राकेश रोशन उसका नाम है, सुरभि राज का देवर है यानी पति का छोटा भाई, एक महिला कर्मचारी है अस्पताल की, और भी 1-2 लोग हैं। पुलिस ने जो थ्योरी बनाई है, मैं उसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन पुलिस की थ्योरी ये है कि जो सुरभि राज का पति था, उसकी एक महिला कर्मचारी से उसका चल रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा था। सुरभि राज को इसकी भनक लग गई थी। वो नर्सिंग होम में पूछताछ करती रहती थी लोगों से इस बारे में। इसी बात पर नाराज होकर उसकी हत्या की योजना बनाई गई, और ये भी कहा जा रहा है कि हत्या के पहले सुरभि राज की पिटाई भी की गई थी। उसके शरीर पर गोलियों के निशान तो थे ही, चोट के भी निशान थे। अब इस पूरे हत्याकांड में बहुत सारी बातें आ रही हैं। एक तो अगर पुलिस की थ्योरी को 1 मिनट के लिए सही मान लिया जाए, मुझे पता नहीं पुलिस ने कितने सबूत जुटाए हैं, तो ये मामला जो है, जिसको प्रेम त्रिकोण का मामला कहते हैं, लव ट्रायंगल का मामला कहते हैं, ये तो प्रेम त्रिकोण है, समझिए कि अनंत काल से चला आ रहा है। मानव जाति का जब से इतिहास शुरू हुआ तब से चला आ रहा है, पति पत्नी और वो का मामला। और इस पर कितनी कहानियां लिखी गई हैं, कितने उपन्यास लिखे गए हैं, कितनी फिल्में बनी हैं, वो किसी को नहीं मालूम। अनगिनत बन चुकी हैं फिल्में और कहानियां। प्रेम त्रिकोण में यदि शरीफों का वो त्रिकोण होता है तो उसमें कोई एक पक्ष जो होता है वो त्याग कर देता है, सेक्रीफाइस कर देता है। यदि आपको संगम फिल्म याद होगी,
वैजयंती माला, राजेंद्र कुमार और राज कपूर की। तो उसमें एक प्रेमी ने सेक्रीफाइस किया था, त्याग किया था, लेकिन वो शरीफों का प्रेम त्रिकोण है, उसके लिए थोड़ा आपको बड़ा दिल चाहिए, थोड़ा आपको उदार होना पड़ेगा। जो आम प्रेम त्रिकोण होते हैं उसमें इतना बड़ा दिल नहीं होता। अभी एक बहुत सनसनीखेज घटना आपको पता होगी, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से आई है, उसकी भी चर्चा है राष्ट्रीय सुर्खियों में। मुस्कान नाम की एक महिला ने अपने आशिक साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने हस्बैंड की, शौहर की हत्या करवा दी। उसको टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में डलवा दिया, सीमेंट में चुनवा दिया, क्या क्या कर दिया। इतना मतलब वो हैवानियत भरा काम था कि पूरे देश का दिल दहल गया है। तो ये प्रेम त्रिकोण होता क्यों है? प्रेम त्रिकोण तो हो सकता है कभी किसी पर दिल आ जाए, किसी का दिल पे जोर नहीं है। ऐसे हिंदुस्तान में शादी ब्याह में लोग कस्में खाते हैं, 7 फेरे लेते हैं, 7 जन्म तक साथ निभाने की कस्में खाते हैं, लेकिन उसमें ये सब होता रहता है। और अब महिलाएं भी जॉब कर रही हैं, कामकाजी महिलाएं आ रही हैं। पहले की महिलाएं तो चार दीवारी में कैद रहती थी, तो अपने मर्द के सिवाय दूसरे के दर्शन भी नहीं होते थे, संपर्क भी नहीं होता था। अब की कामकाजी महिलाएं होती हैं, ऑफिस जाती हैं, कार्यस्थल जाती हैं, ये सब स्वाभाविक है कुछ हद तक। लेकिन उसमें ये बात है कि अगर किसी का प्रेम त्रिकोण हो गया है, अगर किसी को अपने पति से या पत्नी से अलग होना है, तो उसकी एक कानूनी प्रक्रिया भी है, उसका एक लीगल तरीका भी है, जो तलाक के रूप में है। अगर इस केस में हम कहें, जो एशिया हॉस्पिटल वाले डॉक्टर सुरभि दास की हत्या का मामला है, इसमें यदि सुरभि के पति राकेश रोशन को किसी वजह से सुरभि पसंद नहीं आ रही थी, तो एक कानूनी रास्ता भी था। वो तलाक का नोटिस दे सकता था। तलाक के नोटिस के लिए भी बहुत सारे आधार होते हैं। एक क्रुएल्टी का आधार होता है, क्रूरता का आधार होता है, जो मानसिक और शारीरिक किसी भी क्रूरता का हो सकता है, और वो कानूनी रूप से अलग होके तलाक लेकर दूसरी शादी कर सकता था। लेकिन किसी की हत्या करवा देना, खून करवा देना, ये तो महापाप हो गया। महापाप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे जो मामले होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो कष्ट भोगते हैं, सबसे जो सफर करते हैं, वो बच्चे होते हैं। जैसे इस मामले में डॉक्टर सुरभि दास के 2 बच्चे हैं, तो बताइए बच्चों का भविष्य क्या हो गया? उनकी माँ की हत्या हो गई और उनका जो बाप है वो जेल में चला गया। तो एक तरह से जो बच्चे हैं वो अनाथ हो गए, यतीम हो गए। उनका भविष्य क्या होगा? और ये मेरी बात समझ में नहीं आती कि लोग इतने बड़े बड़े कांड को अंजाम देते हैं, तो क्या सोच कर देते हैं? क्या उनको अब ठीक है, एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि अपनी परवाह नहीं है आपको, तो अपने बच्चों की भी परवाह नहीं है, ये कैसे हो सकता है? बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं। और यदि आप सीधे ये सोचते हैं कि हम सीसीटीवी को खराब करके बच जाएंगे और खून के धब्बे जो है उनको धो के बच जाएंगे, तो ये तो बहुत बचकानी सोच है। इतना आसान किसी भी अपराधी का बचना नहीं होता है। जो बड़ा से बड़ा अपराधी होता है वो कोई सुराग छोड़ के जाता है, और यदि पुलिस ईमानदारी से काम करे तो किसी बड़े से बड़े अपराधी को पकड़ना कोई मुश्किल का काम नहीं। अब सुरभि दास की जब चर्चा हो रही है, तो मैं एडल्ट्री के मसले पर भी कुछ बोलना चाहता हूँ। एडल्ट्री का क्या मतलब है? इसको हिंदी में आप कहें तो विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आप उसको इंग्लिश में कह सकते हैं। और एडल्ट्री के बारे में एक दिलचस्प बात है कि 2-3 साल पहले हिंदुस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सबसे ऊंची अदालत है हिंदुस्तान की, उसने एडल्ट्री को कानूनी घोषित कर दिया है, वैध घोषित कर दिया है। अब ये बात समझने की है। पहले क्या होता था कि यदि कोई शादीशुदा महिला है और उसका संबंध किसी दूसरे मर्द से हो जाता था, अपने पति के अलावा किसी दूसरे मर्द से, तो उसमें एडल्ट्री का मामला बनता था, एडल्ट्री का मुकदमा चलता था, और उसमें वो महिला जो थी वो निर्दोष मानी जाती थी, और जो पुरुष उससे संबंध बनाता था सिर्फ उसको दोषी माना जाता था। महिला को इसलिए निर्दोष माना जाता था क्योंकि कानून का मानना था कि भारत जैसे पुरुष प्रधान समाज में बहुत कुछ महिला के हाथ में नहीं रहता है, बहुत सारे वो दबाव में काम करती है, और इसलिए इस मामले में, पहले ही एडल्ट्री के मामले में महिला को क्लीन चिट दे दिया जाता था। लेकिन जो पुरुष रहता था, जो उसका प्रेमी रहता था, जो उसके साथ एडल्ट्री करता था, वो अभियुक्त होता था।
अब कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ये बहुत विवादित फैसला रहा, इस पर बहुत बहस भी हुई है, कानूनविदों में बहस हुई है, समाज शास्त्रियों में बहस हुई है, आज तक बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पत्नी को उसके पति की संपत्ति नहीं माना जा सकता। ठीक है, उसने शादी की है पति से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो उस पति की प्रॉपर्टी हो गई और वो संबंध बनाने के लिए किसी दूसरे पुरुष के साथ भी स्वतंत्र है। यदि वो पूरे होशो हवास में ये फैसला लेती है और पति के अलावा दूसरा पुरुष से भी वो संबंध बनाती है, तो वो बिल्कुल कानूनी है, और वो जो प्रेमी है जो उसके साथ संबंध बना रहा है वो भी कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा है। मतलब दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने आज़ादी दे दी है, और एडल्ट्री को जो गैर कानूनी माना जाता था वो मामला अब नहीं रहा, अब वो पूरी तरह से वैध हो गया है, लीगल हो गया है। लेकिन उस पर जो बहस है वो आज भी जारी है। इस पूरे मामले में साथियों, जो सुरभि राज वाला मामला हुआ, उस मामले में अब क्या होगा? अब ये होगा कि पुलिस जो है वो सुरभि राज के पति को, देवर को, उस महिला कर्मचारी को, सबको चार्जशीट कर देगी, आरोप पत्र दाखिल कर देगी। मैंने पहले भी इसकी प्रक्रिया समझाई है पुराने वीडियो में भी, कि कोई भी एफआईआर होता है, प्राथमिकी होती है, तो उसमें पुलिस एक फाइनल फॉर्म समर्पित करती है, अंतिम प्रपत्र जिसको हिंदी में कहेंगे। और वो दो तरह का फाइनल फॉर्म हो सकता है, या तो वो चार्जशीट हो सकता है, आरोप पत्र जिसमें दोषी अभियुक्त के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हों, या वो अंतिम प्रतिवेदन हो सकता है, फाइनल रिपोर्ट हो सकता है। और वो फिर फाइनल रिपोर्ट भी कई तरह का होता है। यदि कोई सुराग नहीं मिलता है तो उसको एफआरटी नो क्लू कहते हैं, मतलब अंतिम प्रतिवेदन सत्य सूत्रहीन, मतलब कांड सच में हुआ था लेकिन कोई सूत्र नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला। या अंतिम प्रतिवेदन साक्ष्य की कमी, या अंतिम प्रतिवेदन कानून की भूल, उसके भी बहुत प्रकार हैं। मैं उतनी जटिलता में नहीं जा रहा, मोटा मोटी ये समझिए कि जब किसी अभियुक्त पर पुख्ता साक्ष्य मिलते हैं तो पुलिस उसको चार्जशीट करती है, आरोप पत्र दाखिल करती है, और फिर कोर्ट में सुनवाई होती है। उसकी भी लंबी प्रक्रिया है, आरोप गठित होते हैं, गवाहियां होती हैं, यदि कोई प्रदर्श है तो उसकी जांच होती है। तो पुलिस तो चार्जशीट कर देगी, लेकिन कोर्ट में ये लोग दोषी सिद्ध हो जाएं, इस बात की अभी गारंटी नहीं है। हो सकता है कोर्ट में किसी प्रकार का संदेह का लाभ मिल जाए और ये लोग साफ बच निकले, क्योंकि षड्यंत्र के पहलू को, साजिश के पहलू को कोर्ट में बिल्कुल सिद्ध करना बहुत आसान काम नहीं होता। जब मैं बहुत छोटा था, बच्चा था, 1973-74 की बात है, मैं बेगूसराय में रहता था। उस समय एक कांड बिहार में बहुत ही चर्चित हुआ था। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थे नागमणि, उनकी पत्नी की लाश बख्तियारपुर के पास पाई गई थी, और नागमणि पर अपनी पत्नी की ही हत्या करवाने का इल्जाम हुआ था। और ये इतना मतलब लोमहर्षक मामला था कि पूरा बिहार हिल गया था। नागमणि ने अपनी ओर से उस समय के टॉप वकील नागेश्वर प्रसाद को रखा था, जिनके नाम पर पटना का एनपी सेंटर है। और पटना हाई कोर्ट ने बहुत लंबी बहस जिरा ये सब के बाद अंत में नागमणि को बाइज्जत बरी कर दिया था। मुझे आज भी याद है, द इंडियन नेशन उस समय अखबार हमारे घर आता था, उसके पहले पन्ने पर नागमणि की तस्वीर छपी हुई थी। वो हाथ से अपने चेहरे को ढके हुए हैं, और अखबार की सुर्खी थी नागमणि एक्विटेड, मतलब नागमणि बरी हो गए। तो षड्यंत्र पहलू को साबित करना बहुत आसान नहीं होता। तो कोर्ट में जो ट्रायल चलेगा उसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय